तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आप सबके लिए एक और नया वीडियो। और इसके अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं रीट जो 2022 के अंतर्गत पेपर हुए थे उसी के हल में हिंदी के प्रश्नों पत्रों का हल, जिसके अंतर्गत हम हिंदी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज के प्रश्नों का हल। तो ये सभी प्रश्न भाषा द्वितीय के अंतर्गत हिंदी में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, शायद आज धूप निकले वाक्य है संकेतार्थक, इच्छार्थक, विधानवाचक या संभावनार्थक। तो ये जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संभावनार्थक, क्योंकि शायद शब्द संभावना को व्यक्त करता है, इसलिए ये संभावनार्थक वाक्य होगा। तो देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं वो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य होता है। किंतु अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं उसके अंतर्गत विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, आशीर्वादात्मक या इच्छार्थक, विधानार्थक या निश्चयवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नात्मक, इस प्रकार से आज्ञार्थक और निषेधार्थक 8 प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के होते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, कतर ब्योत करना मुहावरे का अर्थ है आंख बचाकर निकलना, चतुराई दिखाना, काटछाट करना या चुगली करना। तो कतर ब्योत करना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ होता है ऑप्शन सी काटछाट करना। प्रश्न संख्या 63, कर्ता कारक के संबंध में असत्य कथन है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ भूतकाल में ही होता है और कर्ता का शाब्दिक अर्थ है साधन। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कर्ता का शाब्दिक अर्थ साधन नहीं होता है, क्रिया को करने वाला होता है। तो जो साधन होता है वो करण कारक होता है। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ये असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से अर्धविराम के लिए प्रयुक्त चिन्ह है ए बी सी डी। तो अर्धविराम के लिए जो प्रयुक्त होता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए के अंतर्गत जो चिन्ह दिया गया है वो संबोधन चिन्ह है। यदि हम किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे संबोधित करते हैं तो उसमें इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन के अंतर्गत जो दिया गया है वो अल्प विराम का चिन्ह है और डी ऑप्शन के अंतर्गत जो दिया गया है वो है पूर्ण विराम। जब बात की समाप्ति हो जाने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन पे जो 64 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारे लिए अर्धविराम का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। जीवती माखी गिटनी राजस्थानी मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए, जीवती माँ की गटकनी, इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना, स्वार्थी होना, बिना सोच विचार के काम करना या अन्याय सहन करना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, अन्याय सहन करना जीवती माँ की गिटनी इसका अर्थ होता है। तो देखिए, इसको अगर यदि मुहावरे में प्रयोग करके देखेंगे तो आज भी महिलाओं को समाज में जीवती माँ की गिटकनी पड़ती है। अर्थात कई स्थानों पर, कहीं ऐसी जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसमें महिलाओं को अन्याय सहन करना पड़ता है। तो ये होता है राजस्थानी में जीवती माँ की गिटनी राजस्थानी मुहावरे का अर्थ। प्रश्न संख्या 66, बिनेटिका शिक्षण पद्धति के बारे में सही कथन है। इस पद्धति का प्रयोग कॉल्टर्न बॉशबर्न ने किया, सत्य कथन है। इसका नामकरण अमेरिका के बिनेटिका शहर में प्रयोग होने से हुआ, ये भी सत्य है। यह पद्धति प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। तो तीनों ही सत्य कथन है। तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों ही कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 67, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम। और ये देखिए ऑप्शन जो डी दिया हुआ है इसमें भी एक ही, दोनों में ऑप्शन सेम ही दिए हुए हैं, इसमें भी वाक्य गठन है और ये वाक्य गठन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी माना जाएगा, वाक्य गठन उपागम संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। तो देखिए यहाँ पर जरा सा जो डिफरेंस अगर देखेंगे आप, जो नॉर्मली हम गलती करते हैं पढ़ने में, तो देखिए यहाँ पर दिया है गठन और यहाँ दिया है पठन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाक्य गठन उपागम। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे,
जैक्टोट विधि किस भाषाई दक्षता के विकास में प्रयुक्त होती है? पठन, वादन, वाचन या लेखन? तो जैक्टोट विधि जो है वो लेखन क्षमता के विकास के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए, जैक्टोट विधि में होता क्या है कि शिक्षक बालकों के द्वारा लिखे हुए शब्दों को श्यामपट्ट पर दिखाकर बोलने का अभ्यास कराता है। बालक अपनी पुस्तिका पर उसे उसी रूप में लिखता है और तथा बालक के द्वारा की गई अशुद्धियों को अध्यापक संशोधित करता है। तो ये जैक्टोट विधि में इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। प्रश्न संख्या 69 सस्वर वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है, यह बोलकर किया जाता है, सत्य है। इससे कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है। यह विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है। यह छोटी कक्षाओं 4 से 8 के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो इसके अंतर्गत जो असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विषय वस्तु को गंभीरता से ग्रहण करने के लिए किया जाता है, क्योंकि गंभीरता से ग्रहण करने के लिए तो मौन पठन किया जाता है या मौन वाचन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सस्वर वाचन के अन्य जो गुण हैं उन्हें भी देख लेते हैं किस प्रकार से। तो देखिए, स्वस्वर पाठ के जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, शब्दों और ध्वनियों के ज्ञान तथा शुद्ध उच्चारण की योग्यता उत्पन्न करना। दूसरा है पठन के साथ अर्थ का ज्ञान कराना। लय, गति, यति, आरोह, अवरोह, विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर सस्वर पठन की योग्यता उत्पन्न करना। स्वस्वर पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। श्रोताओं की संख्या को ध्यान में रखकर शब्दों की ध्वनियों का सही उच्चारण करना। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है गंभीरता से ग्रहण करना, तो ये मौन पठन का या मौन वाचन का गुण है। तो इसके अंतर्गत जो उसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। तो मौन वाचन के उद्देश्य कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं हम। मौन वाचन में छात्राओं में स्वाध्याय परंपरा का विकास किया जाता है। इसमें पठन की गति का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जब हम मन ही मन पढ़ते हैं बिना बोले, तो हम पाठ को और अधिक शीघ्रता से कम समय में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से पठन गति का विकास होता है। छात्रों में अर्थ ग्रहण की क्षमता का विकास करना, मुख्य बिंदुओं को अलग अलग कर कंठस्थीकरण की योग्यता उत्पन्न करना, शब्दकोश की वृद्धि करना, जिज्ञासा का समाधान करना, मुख्य भावों को आत्मसात करने की योग्यता उत्पन्न करना, भाषा की विभिन्न विधाओं तथा तत्वों से परिचय कराना, अवधान केंद्रीकरण की क्षमता का विकास करना, कल्पना शक्ति का विकास करना और सृजनात्मक योग्यता का विकास करना, ये मुख्यतः मौन पठन के उद्देश्य हैं। और इसमें व्यक्तिगत रूप से आत्मशिक्षण भी होता है मौन पठन के अंतर्गत। अब प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, विद्यार्थियों द्वारा विषय विविधता और शैली विभिन्नता के दर्शन करना, विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को सीमित करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो देखिए, इसमें जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों के ज्ञान की सीमा को विकसित करना। और जो पाठ्य पुस्तक विधि जो दी गई थी वो डॉक्टर वेस्ट महोदय के द्वारा दी गई थी, जिसे सुग्गा पद्धति, निर्बाध पद्धति या सुगम प्रणाली भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 71 भाषा शिक्षण के किस संसाधन द्वारा शुद्ध उच्चारण, वाक्य संरचना, पाठ तथा वार्तालाप रिकॉर्डों के माध्यम से सिखाया जाता है? ऑप्शन ए ग्रामोफोन, रेडियो, मात्रा खिड़की और डी लिंग्वाफोन। तो देखिए, भाषा शिक्षण के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, वैसे तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो लिंग्वाफोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने गए थे। इस प्रश्न के अंतर्गत ए और डी दोनों ही ऑप्शनों को सही माना गया था जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अंतर्गत। अब देखिए, ग्रामोफोन है, इसे ही सीता वाद्य भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, सीता वाद्य किसे कहा जाता है? ग्रामोफोन। मुख्यतः जो गीत संगीत की शिक्षा दी जाती है उसके लिए ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है। और लिंग्वा से याद रखिएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की शिक्षा के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वो है लिंग्वाफोन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और डी दोनों ही करेक्ट माने गए थे आंसर। हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने वाली क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? कवि दरबार, भाषण, नाटक, अभिनय और क्रीड़ा व्यायाम। तो सरल सा प्रश्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा क्रीड़ा व्यायाम। ये एक
हिंदी शिक्षण में विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि को बढ़ाने की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होता है। प्रश्न संख्या 73, मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसकी केवल बौद्धिक उपलब्धि का। मूल्यांकन के संबंध में उक्त कथन किसका है? रूथ स्ट्रॉन्ग, एपी मुसुखिया, रेमर्स व गेज, गुड और हेट। तो ये ऑप्शन रेमर्स व गेज के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि उसके बौद्धिक उपलब्धि का। ऑप्शन सी हो जाएगा, रेमर्स व गेज की ये परिभाषा है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, किस बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा समायोजन क्षमताओं का अध्ययन किया जाता है? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, व्यक्तित्व की ये सारी खूबियाँ होती हैं, हमारी रुचि, हमारी अभिवृत्ति और समायोजन की क्षमताएं जो होती है वे व्यक्तित्व से संबंधित होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 75, उपचारात्मक शिक्षण हेतु पहले आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु निश्चित प्रक्रिया, निदानात्मक परीक्षण, विशिष्ट उपचारात्मक परीक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उपचार से पहले निदान किया जाता है, डायग्नोसिस। तो जब जो कमियां हैं या त्रुटियां हैं या जो दोष बालक कर रहा है उसका जब पता लगाया जाता है तो उसे कहते हैं निदान। और जब उन कमियों को, उन त्रुटियों को दूर किया जाता है तो उसे कहा जाता है उपचार। तो उपचार करने के लिए पहले उन कमियों का पता लगाना आवश्यक होता है, इसलिए उसे निदानात्मक परीक्षण करना उपचारात्मक शिक्षण के लिए सबसे पहले आवश्यक प्रक्रिया है। क्योंकि यदि आपको दोषों का पता ही नहीं होगा कि बालक त्रुटि क्यों कर रहा है, किस वजह से वो अधिगम में अक्षम है, तो आप उस अक्षमता को दूर करने का प्रयास किस प्रकार से करेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बालक में क्या दोष है, किस वजह से वो त्रुटि कर रहा है। तो निदान होने के उपरांत ही उपचार किया जाता है। अब देखिए, जो प्रश्न संख्या 76 से 80 तक के उत्तर हैं हमें गद्यांश के आधार पर देने हैं। सबसे पहले गद्यांश देखेंगे। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है, जो जो नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ बृहद दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है, पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय से छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता में अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों से भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल पर इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक दूसरे को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति, देखिए वणिक वृत्ति इसका अर्थ होता है व्यापारिक वृत्ति, से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षात्र वृत्ति अर्थात जो सैन्य जो वृत्ति होती है, सैन्य क्षमता, उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती है। पर इस युग में दोनों विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद का शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। तो देखिए, इसी गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तरों को हमें देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अभ्यस्त, अब, अर्थोन्माद, अलग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अब। प्रश्न संख्या 77, पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। पौधन इत्र, पौधन इत्र, पौधन इत्र, पौधन इत्र। तो देखिए यहाँ पर पौधन इत्र ओ के स्थान पर अव आदेश हो जाता है अयादि संधि के अंतर्गत, जो कि एक प्रकार से स्वर संधि का ही भेद है। तो यहाँ पर
पोधन इत्र होकर ओ को अव आदेश हो जाएगा और पवित्र रूप सिद्ध होगा अयादि संधि, जो कि स्वर संधि के अंतर आती है। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है अन, अ, अन, अनर। प्रश्न संख्या 78 में जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अन यहाँ पर उपसर्ग है और अर्थ शब्द है और दोनों को मिलकर बना है अनर्थ। जबरदस्ती शब्द है तत्सम देश तद्भव विदेशी, ऑप्शन डी हो जाएगा विदेशी। प्रतिष्ठित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन सी हो जाएगा इत प्रत्यय। ओ शब्द लगकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है, दस्तावेजों, गवाहों, बहसों, अर्थोन्माद। तो देखिए सरल सा है, अर्थ, धन, उन्माद। तो यहाँ पर अर्थ अ के साथ में उ का योग होने पर आदेश हो गया है ओ, जो कि गुण संधि का उदाहरण है या स्वर संधि भी कह सकते हैं, क्योंकि गुण संधि स्वर संधि का ही एक भेद है। तो यहाँ पर अर्थोन्माद में संधि है, यहाँ पर ये शब्द बहुवचन में नहीं प्रयुक्त हुआ है। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, हेतुमत, भूतकाल। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भूतकाल। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी लिंग शब्द पुल्लिंग हैं? ज्ञान, सभ्यता, घर, भय, शरीर, बाधा, बात, बल, लक्ष्य, दुख, देश, शासन। तो देखिए आकारांत शब्द जितने भी होते हैं वो अधिकतर स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए सभ्यता, बाधा, तो ये दोनों यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुए हैं, तो ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण नहीं है। इसके बाद बात, तो बात की जाती है, बल लगता है और लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर भी देखिए स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है बात, लेकिन दुख, देश और शासन ये तीनों ही पुल्लिंग में प्रयुक्त शब्द हैं। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए बहुत के अंतर्गत इसमें कोई निश्चित परिमाण नहीं आया है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक शब्द में प्रयुक्त होता है बहुत, क्योंकि संख्या कोई निश्चित नहीं है, बस बहुत है। अब बहुत कितना है उसका कोई मात्रा या उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 86 से 90 तक के प्रश्नों के उत्तर हमें इस पद्यांश को पढ़कर देखने हैं। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़े गए सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से। है रुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो साक्षात कपाली था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। तो देखिए बहुत ही ओजपूर्ण पंक्तियाँ महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन करते हुए। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, महाराणा प्रताप किसके रक्त के प्यासे थे? तो देखिए यहाँ पर देखिए जो पंक्ति देखेंगे वह मान रक्त का प्यासा था। तो मान से दो अर्थ निकलते हैं, एक तो सम्मान और एक होता है जो मान सिंह थे, वो आमेर की जो कछवाहा वंश के शासक थे मान सिंह, जो कि अकबर के सेनापति बनकर हल्दी घाटी के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पर देखिए मान रक्त का प्यासा था, ये इस पंक्तियों के संदर्भ में मुगल सेनानायक मान सिंह के रक्त के प्यासे थे महाराणा प्रताप। घोड़े का हवा से पाला पड़ने का आशय है। बहुत तेज तूफान आना, तेज हवा की वजह से घोड़ा दौड़ नहीं पा रहा था, हवा का रुक जाना, चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेजी से दौड़ रहा था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेतक घोड़ा हवा के प्रबल वेग के समान तेजी से दौड़ रहा था। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में नाद सौंदर्य है? नाद सौंदर्य अर्थात जब हम उसे बोलते हैं तो एक लय, एक प्रवाह सा होता है। तो देखिए उसको, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था,
प्रश्न ये ऑप्शन जो सी है, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। और देखिए ऑप्शन डी, हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे कटकट अवनी पर शुंड गिरे। तो देखिए यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होने के कारण एक प्रकार का सौंदर्य सा उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी हो जाएगा, हैरुंड गिरे गजमुंड गिरे कटकट अवनी पर शुंड गिरे। तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89, उपयुक्त पद्यांश की भाषा है आम बोलचाल की हिंदी, देशज प्रधान हिंदी, विदेशी शब्द प्रधान हिंदी और तत्सम शब्द प्रधान हिंदी। तो देखिए यहाँ पर जो तत्सम शब्द प्रधान हिंदी का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से साक्षात हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं, और जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। तो ये तत्सम प्रधान हिंदी का उदाहरण है। पद्यांश में मूलतः वर्णित है मातृभूमि की रक्षार्थ, युद्ध कर्म और युद्ध क्षेत्र का दृश्य, मानसिंह द्वारा महाराणा प्रताप का अपमान, चेतक की शिथिलता और मानसिंह का अनुनय। तो प्रश्न संख्या 90 में जो हमारा अंतिम प्रश्न है इसमें हो जाएगा उत्तर मातृभूमि की रक्षार्थ, युद्ध कर्म एवं युद्ध क्षेत्र का दृश्य। तो ये था मित्रों रीट 23 जुलाई 2022 को जो सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत पेपर हुआ था, उसमें भाषा द्वितीय में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का हल। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जय भारत, जय हिंद।